हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉपर सल्फेट वाटर वेपर सिस्टम की। डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम भी एक प्रकार से फेज सिस्टम है जहां पर कि दो घटक एक तंत्र के रूप में उपस्थित हैं, जिनमें कि एक घटक जो है वो ठोस है और दूसरा जो घटक है वो जल वाष्प है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम फेज रूल के अंदर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम यानी कि एक घटकीय तंत्र के अंदर हम जल तंत्र की व्याख्या कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र की व्याख्या कर चुके हैं, सल्फर सिस्टम की व्याख्या कर चुके हैं और फिर टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर बिस्मथ, कैडमियम, पोटेशियम आयोडाइड वाटर, उनके फ्रीजिंग मिक्सचर्स, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप इनसे संबंधित जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट फेज रूल में सभी वीडियोस को आप वहां पर देख सकते हैं। हाँ, इस वीडियो के आई टैब को आप क्लिक कर करके आप इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है जिसमें कि हमने फेरिक-क्लोराइड वाटर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट और जल वाष्प तंत्र। यह एक प्रकार का तंत्र है जिसमें कि हम इस आरेख में एक एक्सिस पर तो हम व्यक्त कर रहे हैं जल वाष्प को, वाटर वेपर प्रेशर को, और दूसरी तरफ हम व्यक्त कर रहे हैं वेपर की कंपोजिशन को, यानी कि तंत्र के वाष्प दाब और जल वाष्प के संगठन के बीच एक आरेख है जहां पर कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड के कांस्टेंट टेम्परेचर पर कॉपर सल्फेट की जल वाष्प के साथ अलग अलग वाष्प दाबों पर मोनोहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट और पेंटाहाइड्रेट बनाने का जो प्रक्रम है उसको समझाया गया है। जैसा कि आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने वाष्प दाब को अंकित किया है और इस एक्सिस पर यहाँ पर वेपर कंपोजिशन है, यानी कि वाष्प संगठन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% कॉपर सल्फेट यहाँ उपस्थित है। तो O से लेकर के A तक यदि हम जल वाष्प मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट चूंकि बहुत कम दाब पर उपस्थित है तो उसकी जल वाष्प के साथ कोई क्रिया नहीं होती है और इस वजह से किसी भी प्रकार के हाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है। परंतु जैसे ही उसका प्रेशर 4.5 मिलीमीटर हो जाता है वाष्प दाब का, कॉपर सल्फेट जल के एक अणु के साथ मिलकर के कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है तो पॉइंट बी पर आकर के अब पुनः कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट का जो वाष्प दाब है वो उसके अनुसार कम है। इस वजह से जल वाष्प अतिरिक्त मिलाने पर सिर्फ और सिर्फ तंत्र का वाष्प दाब बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वाष्प दाब तंत्र का 30.9 मिलीमीटर प्रेशर पर आता है, वहां पर मोनोहाइड्रेट दो जल के अणुओं के साथ मिलकर के कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट का निर्माण शुरू कर देता है। C से D तक इस निर्माण का प्रक्रम चलता रहता है। उसके पश्चात जैसे ही कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है, उसका वाष्प दाब अब बढ़ना शुरू होता है, यानी कि तंत्र का वाष्प दाब बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके पश्चात फिर कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट दो जल के अतिरिक्त अणुओं के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का निर्माण शुरू करता है, जो कि E से लेकर के F तक रहता है। जैसे ही F बिंदु पहुंचता है तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आगे जल के अतिरिक्त अणुओं से कोई क्रिया नहीं करता और सिर्फ जल वाष्प के मिलाने पर तंत्र का जो वाष्प दाब है वो बढ़ता चला जाता है। अर्थात हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि O से A तक सिर्फ कॉपर सल्फेट यहाँ पर जल के साथ क्रिया नहीं करता है, इस वजह से वाष्प दाब तंत्र का बढ़ रहा है। तो यहाँ जो मोनोहाइड्रेट है वो भी जल वाष्प के साथ क्रिया नहीं करता है, इस वजह से यहाँ पर तंत्र का वाष्प दाब बढ़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो ट्राईहाइड्रेट है वो जल के साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर भी तंत्र का जो वाष्प दाब है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे ही कहीं पर भी जल के अणुओं के साथ में कॉपर सल्फेट की क्रिया है तो वहां पर जल वाष्प जो वाष्प दाब है वो स्थिर रहता है, यानी कि प्रक्रम स्थिर रहता है और एक प्रकार की साम्यावस्था की स्थिति यहाँ पर आती है। एक प्रक्रम ये, दूसरा प्रक्रम ये और तीसरा प्रक्रम ये। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट O to A ओनली कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट, सो देयर इज एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जल वाष्प वहां पर उपस्थित होती है। पॉइंट A से भी अब यहाँ पर मोनोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, बनना शुरू हो जाता है 4.5 मिलीमीटर प्रेशर पर यहाँ पर। उसके बाद B से सिर्फ मोनोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है तो अगेन वाष्प दाब में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद C से D पर मोनोहाइड्रेट दो अणुओं के साथ मिलकर के ट्राईहाइड्रेट का निर्माण करता है इतने 30.9 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पर। फिर D से E तक केवल ट्राईहाइड्रेट ही प्रेजेंट है
तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तंत्र का वाष्प दाब जो है केवल वही बढ़ता है। उसके पश्चात E से F तक पेंटाहाइड्रेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ट्राईहाइड्रेट 2 जल के अणुओं के साथ मिलकर के पेंटाहाइड्रेट बनाता है 45.5 मिलीमीटर प्रेशर पर। अब यहाँ पर F से G तक सिर्फ पेंटाहाइड्रेट ही प्रेजेंट है, इसीलिए सिर्फ जो तंत्र का वाष्प दाब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ आपको इससे पिछली स्लाइड में मैंने ये बताया था कि पॉइंट O, ये जो पॉइंट O है हमारा, इस पॉइंट O पर स्लाइड को क्लियर होने देते हैं। ये पॉइंट O पर हम देखते हैं कि सिर्फ क्या है, कॉपर सल्फेट अवेलेबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉइंट O पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जिसका कि वाष्प दाब बहुत कम है, इसीलिए कॉपर सल्फेट और जल के बीच कोई क्रिया नहीं होती। सो बाय द एडिशन ऑफ वाटर वेपर ओनली दिस वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब यदि हम यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं पर प्रावस्था नियम को लागू करके देखते हैं, यदि तो हम देखते हैं कि OA पर, BC पर और DE पर, यहाँ OA पर हम यदि देखें तो कॉपर सल्फेट और जलवाष्प है। हाँ, यहाँ भले क्रिया नहीं है लेकिन जलवाष्प उपस्थित है। इसी प्रकार से यहाँ कॉपर सल्फेट का मोनोहाइड्रेट और जलवाष्प है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कॉपर सल्फेट का ट्राईहाइड्रेट और जलवाष्प है। तो इसी प्रकार से यहाँ FG पर पेंटाहाइड्रेट और जलवाष्प है। अर्थात यहाँ पर इस रेखा पर और इस रेखा पर और इस रेखा पर सभी जगह पर दो प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। इस कारण से यहाँ पर जो तंत्र होगा हमारा, वो तंत्र क्या होगा, दो प्रावस्थाएं उपस्थित होने पर दो घटक है और दो प्रावस्थाएं उपस्थित होने पर द्विघटकीय तंत्र का प्रावस्था नियम अप्लाई यदि करते हैं तो तंत्र एक चर प्राप्त होता है, मोनोवेरिएंट। इसके विपरीत जो लाइंस AB है, CD या EF है, जहां पर कि किसी न किसी हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, वहां पर तीन प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं। जैसे हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक प्रावस्था, जलवाष्प की दूसरी प्रावस्था और कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट की दूसरी प्रावस्था, क्योंकि एक ठोस है तो एक ठोस, दो ठोस और तीसरी प्रावस्था ये, तो तीन प्रावस्थाएं हैं। तो जब तीन प्रावस्थाओं को हम फेज रूल में अप्लाई करेंगे C - B + 2 - 1, तो ये तंत्र 0 यानी कि अचर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये तंत्र कब प्राप्त होगा, जबकि 4.5 मिलीमीटर उस समय वाष्प दाब उस तंत्र का होगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये डिस्कशन था कॉपर सल्फेट वाटर वेपर सिस्टम का। इस सिस्टम को आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट से हाइड्रेट फॉर्मेशन के रूप में भी देख सकते हैं, या इस सिस्टम को आप पेंटाहाइड्रेट के डिहाइड्रेशन प्रोसेस को देखते हुए भी चल सकते हैं, कि यानी कि 45.5 मिलीमीटर प्रेशर पर उपस्थित कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, ट्राईहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। फिर जैसी तंत्र का यदि हम जलवाष्प कम कर दें, यानी कि जलवाष्प को हटाएं, रिमूव कर दें तंत्र में से, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब कम होगा तो ट्राईहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो अतिरिक्त जो जलवाष्प है, यदि हम इसको तंत्र में से रिमूव कर दें तो मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया ये। अब मोनोहाइड्रेट जो है वो मोनोहाइड्रेट यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा यदि जलवाष्प को हम रिमूव कर दें। तो इस तंत्र को हम दोनों ही प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, चाहे हम हाइड्रेट फॉर्मेशन के रूप में करना चाहें, चाहे हम डिहाइड्रेशन फॉर्मेट के रूप में इसका अध्ययन करना चाहें। डियर फ्रेंड्स, इसके अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में। आई होप आपको ये जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको इसमें कुछ है संदेह या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिए। थैंक यू।